स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। आई नो थर्मोडायनेमिक्स का एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी तो हमने पढ़ लिया है, बस एक ही टॉपिक रहता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वो मैं थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट कराने के बाद आपको करा दूंगी। ओके, तो बच्चे हम कर रहे हैं आज थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था हीट ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन। उसमें स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती हैं, स्टैंडर्ड SATP कंडीशन, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस चैप्टर में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर नंबर 2 का। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बच्चे इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा, राइट। ये है नोट, ये नोट मैं आपको बता चुकी हूं प्रीवियस लेक्चर में। ये डिफाइन, ये बताता क्या है, स्टैंडर्ड। ये जो नोट है इसका मतलब है स्टैंडर्ड, ये बता रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। ठीक है, और H और न्यूट, NEUT मीन्स ये न्यूट्रलाइजेशन को बता रहा है। तो ये क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या बच्चे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। It is the heat released when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो भी समझाऊंगी, थोड़ा सा वेट करो। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ कंबाइन करता है, तब जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, कंबाइन करता है मींस न्यूट्रलाइज करता है, तब जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उस हीट को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे इसके नाम आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, एक एसिड होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है हमारे पास और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस है। जब वो न्यूट्रलाइज करेंगे तब हमारे पास जो हीट रिलीज होगी उसे बोल देंगे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और बच्चे एक बात ध्यान रखो, यहां हमेशा बोला है कि हीट रिलीज होगी, इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और डेल्टा H की वैल्यू जब जब नेगेटिव होती है उसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शन बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि उसमें एनर्जी जो है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। अब देखो, जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो एक फिक्स वैल्यू दे दी है कि जब हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हमारे पास जो हीट निकलेगी, न्यूट्रलाइजेशन वाली जो हीट निकलेगी, उसका अमाउंट है बच्चे माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। अगर इसी वैल्यू को मैं किलो जूल पर मोल में देखूंगी तो हम वहां बोलते हैं माइनस 57.7 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी निकली, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग थे, अब उसके बाद मान लो कि मैंने एक चीज ले ली स्ट्रॉन्ग, और मान लो मैंने बेस ले लिया स्ट्रॉन्ग और एसिड ले लिया वीक, या फिर मैंने एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग और बेस ले लिया वीक, तो उसके कंपैरिजन में जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी एज कंपेयर टू जब इन दोनों में से, एसिड या बेस में से, मैंने कोई एक चीज को वीक ले लिया है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ये बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इक्विलिब्रियम, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं कि वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि अगर वो सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन करने लग गई तो फिर ये चैप्टर तो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बात हमेशा याद रखिए कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर क्या, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस,
ठीक है, और उससे भी और सबसे कम किसकी होगी, जब एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो। ठीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। उसके बाद सेकंड नंबर पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी ज्यादा, दोनों में से कोई एक वीक हो, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस वीक हो, डजंट मैटर। और सबसे कम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी, जब दोनों के दोनों ही वीक होते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक एग्जांपल से समझा देती हूं, बाकी कितने आपके लिए सफिशिएंट है वीक एसिड वीक बेस याद करने, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में लिखवा दूंगी। ठीक है, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है HCl, मोस्ट कॉमन एग्जांपल HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। वीक एसिड का एग्जांपल है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, वीक बेस का एग्जांपल है आपका NH3, जो क्या है, अमोनिया। इनके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस होते हैं बच्चा, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, मेनली केमिकल इक्विलिब्रियम पे जब आएंगे, तब वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये समझ में आ गया आपको सारा। अब एक बार एक और डेफिनेशन इसकी है कि when one mole of water is formed from acid base neutralization। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं हम यहाँ, इसको हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। देखो ये देखते हैं हम ऐसे, देखो इसमें क्या है, इसने बोला कि एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन, मान लो मैंने ले लिया HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम NaOH। एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, कुछ भी का मतलब एक एसिड एक बेस। अब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को पढ़ो और इससे रिलेट करो। When 1 mole of water is formed, कितना मोल वाटर बन रहा है, 1 मोल वाटर। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं वो देख लेते हैं। 1H हाइड्रोजन कितने, 1 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन, डन। फिर क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन आ गया। सोडियम कितना है, 1 सोडियम आ गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी कैसी है, बैलेंस्ड है। अब देखो इसने बोला है when 1 mole of water is formed, अब यहाँ कितना मोल वाटर बन रहा है, 1 मोल। तो 1 mole of water is formed यानी बन गया 1 मोल वाटर किससे, फ्रॉम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से, यानी एसिड और बेस से जब 1 मोल वाटर बन रहा है तो उससे निकलने वाली हीट को भी हम क्या बोलते हैं, वही बात है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब 1 मोल वाटर की टर्म में इसको डिफाइन कर दो, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस की फॉर्म में से डिफाइन कर दो, दोनों सही है। ठीक है, अब देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट इतना बोल रहे हैं हम, आखिर है क्या ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट है बच्चे, कैसे निकालते हैं इसे, मोलैरिटी, जो मोलैरिटी मैं आपको निकालना सिखा चुकी हूं, आपने नहीं देखा है तो प्लीज मोल्स वाला जो मैंने चैप्टर पूरा कवर कराया हुआ है, आई थिंक 17 वीडियोस हैं उसमें, तो वहां पे मैंने हर चीज एक्सप्लेन की हुई है, तो वहां से आप देखिए कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब मोलैरिटी बता दिया आपको, देखो वहां वॉल्यूम पता है वॉल्यूम, अब एन फैक्टर क्या होता है, अब वो दिखाती हूँ मैं आपको कि एन फैक्टर, वैसे मैं नॉर्मेलिटी भी पढ़ा चुकी हूँ तो वहां भी एन फैक्टर बताया है, लेकिन मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि एन फैक्टर होता क्या है, तभी आपको समझ में आएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मान लो आपको पूछ दिया कि इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा और आपको दे दिए कि इतने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, इतना बेस है, अब निकालो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना तो बच्चे आना चाहिए ना, तो इसके लिए ये देखते हैं एन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो देखो एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर बच्चे एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए अलग डिफाइन करते हैं हम, और आयंस के लिए अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम एसिड बेस का पढ़ते हैं यहाँ पे, एसिड के लिए क्या होगा, एन फैक्टर एसिड के लिए मतलब क्या बात कर रहा है वो, कि कितने नंबर ऑफ आयंस एसिड जो है वो H+ रिलीज करेगा।
आयंस रिलीज करेगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना H प्लस रिलीज करेगा, भाई NaCl है, NaCl जो है वो उसमें H कहाँ से आएगा, तो H नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड का जब एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट करेगा तो कितने नंबर ऑफ आयंस वो प्रोड्यूस करेगा डिसोसिएशन में ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, HCl का एन फैक्टर होगा हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो बेस की अगर मैं बात करती हूं, नंबर ऑफ OH आयंस, नंबर ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। जब मैं बेस की बात करूंगी तो कितने नंबर ऑफ OH आयंस जो है वो डिसोसिएशन के टाइम पे, डिसोसिएट होना यानी कि टूटना, अलग होना, ठीक है, और एसोसिएशन यानी जुड़ना, तो हम क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन, यानी जब NaOH ब्रेक होगा, टूटेगा, डिसोशिएट होगा, तब हमारे पास कितने नंबर ऑफ OH आयंस यहाँ प्रोड्यूस होंगे। भाई कितने OH दिख रहे हैं आपको NaOH में, एक NaOH है, तो OH कितना है, एक ही तो OH है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। आई होप आपको एन फैक्टर समझ में आया है, ठीक है। अब हमारे पास हमारी नेक्स्ट एंथैल्पी जो है वो है बच्चे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को वही है, डिनोट कैसे करना है, जैसे सारी चीजें कर रहे हैं हम, यहाँ पे हाइड्रेशन लिख देंगे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है ना बच्चे, वो दो चीजों के लिए डिफाइन की जा सकती है, एक सॉल्ट के लिए हम डिफाइन करते हैं और एक आयंस के लिए हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट में भी दो तरह के सॉल्ट्स के लिए, एक एनहाइड्रस सॉल्ट यानी जिसमें कोई पानी नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा है पार्शियल हाइड्रेशन। पार्शियल हाइड्रेशन यानी कि उस सॉल्ट के अंदर पहले से ही क्या है, पानी है, तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया पार्शियली, ठीक है। देखो एनहाइड्रस सॉल्ट यानी इसमें पहले कोई पानी नहीं था, ये क्या है हमारे पास CuSO4 कॉपर सल्फेट, किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस वाटर, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 3, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में, सिर्फ ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये जाके आपके CuSO4 के साथ जुड़ जाएंगे, बस इतना ही होगा। और जब ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो CuSO4 यानी इस सॉल्ट के साथ जुड़ेंगे, तब जो अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रेशन यानी जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एंथैल्पी यानी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट है ना, वाटर के क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ने के बाद भी वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पानी है, वाटर के साथ इसके मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए तो ये लिक्विड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्वस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो पार्शियल हाइड्रेशन मतलब अब इसी CuSO4.3H2O का, यानी इसमें पहले से ही पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एसोसिएटेड इससे, अब कुछ और क्रिस्टल्स ऐड होंगे वाटर के, तो हमने यहाँ दो मॉलिक्यूल्स और लिए हैं वाटर के, जब ये हमारे इस CuSO4.3H2O इसके साथ जुड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, टोटल कितने हुए 5। लेकिन वो फिर भी अपनी स्टेट सॉलिड ही रखेगा, सिर्फ वो जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि CuSO4 की स्टेट में यानी कि वो सॉलिड था वो लिक्विड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी स्टेट वही रहेगी, वो सॉलिड था तो सॉलिड ही वो रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, सॉल्ट के लिए हमने डिफाइन कर लिया एनहाइड्रस सॉल्ट और पार्शियल हाइड्रेशन। नेक्स्ट है बच्चे हमारा आयन। तो आयन में क्या है, जैसे मान लो हमने Cl- ले लिया, ठीक है, Cl- क्या है, आयन है, क्लोरीन का आयन है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये किसमें है, गैसियस फॉर्म में है, क्लोराइड आयन है हमारा Cl- किसमें है, गैसियस फॉर्म में है। अब हमने क्या किया, इसे इसमें पानी डाल दिया, यानी इसे पानी में डाल दिया, ठीक है, एक्वस है, भरपूर पानी में से डाल दिया, तब क्या करेगा, ये Cl- जो है वो एक्वस हो जाएगा, ये गैसियस फेज में था, पानी में डाल दिया
तो क्या बन गया, इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, ये किस में हो गया, एक्वस फेज में हो गया। तो यहाँ पे जब क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म से एक्वस फॉर्म में जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब या रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ही पानी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, वही हाइड्रेशन यानी पानी। जैसे बोलते हैं कि किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं तो बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी का लॉस हो गया है, सिंपल। तो हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन हो रहा है, पानी उसमें जुड़ रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा हीट ऑफ डिसोसिएशन। इसे कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा नोट मीन स्टैंडर्ड, एच डिसोसिएशन का, ठीक है। अब हीट ऑफ डिसोसिएशन, अब आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, डिसोसिएशन यानी कि तोड़ना, किसी चीज को अलग करना, ब्रेक करना। तो क्या है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे को इसे तोड़ना है, इस मार्कर को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मैं इस पे एनर्जी लगाऊंगी या इसमें से एनर्जी रिलीज होगी? मुझे इसे एनर्जी देनी पड़ेगी या इसमें से एनर्जी रिलीज होगी? भाई मैं जोर लगा रही हूँ तोड़ने के लिए, इसे तोड़ने के लिए मैं जोर लगा रही हूं कि टूट जाए, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी मैं दे रही हूं, ये एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है, ना कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, मुझे इसे तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। ये तो खुद ही गया। हाँ, तो क्या हुआ कि मुझे इसे एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। अगर एनर्जी अब्सॉर्ब हुई यानी हीट अब्सॉर्ब हुई तो ये कैसा हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। हीट ऑफ डिसोसिएशन कैसी हीट हुई, एंडोथर्मिक, ठीक है, यानी हीट हमें देनी पड़ रही है। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं हम, इट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिड और बेस। जब हमें 1 मोल एसिड या फिर 1 मोल बेस को ब्रेक करना है, डिसोशिएट करना है, या मान लो मेरे हाथ में ये जो है ये एसिड है, ठीक है, एग्जांपल, इस 1 मोल एसिड को या इस 1 मोल बेस को तोड़ने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उस हीट को बोलेंगे हम हीट ऑफ डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल है, मान लो ये कोई एसिड है, ठीक है, एसिड है, अब इसे मुझे ब्रेक करना है, तो यहां जितनी एनर्जी मैं दूंगी, जितनी हीट मैं इसे दूंगी, यानी कि ये हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, तभी जाके वो डिसोशिएट होगा H+ और A- आयन के अंदर, ठीक है। तो बच्चे आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे वाइंड अप, ठीक है, क्योंकि अभी लाइट चली गई है तो आपको बोर्ड इतना क्लियर दिख भी नहीं रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो फिर अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज।